बच्चों, स्वागत है आपका आईसीटी विज्ञान की कक्षा में। बात हम कर रहे थे बच्चों अध्याय 2 में, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। हम अम्ल और क्षारक के गुणों की चर्चा कर रहे थे। आज हमें अपनी बात शुरू करनी है अम्ल तथा क्षारक की प्रबलता। हम कैसे नापेंगे कि कौन सा अम्ल प्रबल है, कौन सा अम्ल दुर्बल है। इसी प्रकार क्षारक को भी प्रबल और दुर्बल हम किस आधार पर कह सकते हैं। बच्चों, एक स्केल बनाया वैज्ञानिकों ने जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। उस स्केल के द्वारा किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को नापा जा सकता है। तो पीएच स्केल क्या हुआ बच्चों? किसी भी विलयन में पीएच स्केल किसे कहते हैं, ये प्रश्न बोर्ड में भी आता है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए बनाया गया स्केल क्या कहलाता है बच्चों? पीएच। इसमें भी लिखते समय हमें ध्यान रखना है बच्चों, पी थोड़ा नीचे लिखा जाएगा, एच थोड़ा बड़ा और थोड़ा सा ऊपर लिखा जाएगा। बनाया गया स्केल पीएच स्केल कहलाता है। दोबारा से सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता ज्ञात करने के लिए बनाया गया स्केल पीएच स्केल कहलाता है। अब पीएच में बच्चों एक प्रश्न ये भी आता है, इस पीएच में ये पी क्या है? तो बच्चों इसमें पी का मतलब है पुषांश। पुषांश क्या है? ये एक जर्मन शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है, अर्थ क्या है इस शब्द का? शक्ति। और S तो है ही आपका हाइड्रोजन है। तो पीएच में P क्या है, ये प्रश्न था बोर्ड का। P का मतलब है पुषांश, जो जर्मन भाषा का एक शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब इस पीएच स्केल में बच्चों 0 से लेकर, इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक चिन्ह होते हैं। कितने चिन्ह होते हैं इसमें? 0 से लेकर 14 अंक तक चिन्ह होते हैं। और जिस विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता जितनी अधिक होगी, जब हम हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता कर लेते हैं उसके बाद पीएच से इसको कैसे जोड़ेंगे कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, विलयन की पीएच का मान उतना ही कम होगा। अब इस चीज को समझेंगे अपन। अभी हमने बात क्या की है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है जितनी अधिक होगी, इसका मान जितना ज्यादा होगा, पीएच का मान उतना ही कम होगा। इसके लिए आप देखो एक स्केल हम बनाते हैं, पीएच स्केल। ये बच्चों पीएच स्केल है, इसमें यहां देखिए ये 0 चिन्ह और ये हमारा 14 अंक। तो 0 से 14 तक जो हम अंक की बात कर रहे थे, बीच में जब हम इसके देखेंगे बच्चों ये है 7। अब 0 किसको बताता है? प्रबल अम्ल। जिसकी पीएच का मान 0 है वो प्रबल अम्ल है। इसी प्रकार यदि हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, 14 तक पहुंचेंगे तो 14 पीएच वाला प्रबल क्षार है। वो पदार्थ क्या है? प्रबल क्षार है। यदि हम, और ये जो 7 क्या है, 7 वाला बिंदु बच्चों उदासीन है।
ना वो अम्ल ना वो क्षार। तो जो हमारा शुद्ध जल होता है बच्चों, उसकी पीएच कितनी होती है? 7, यानी उसकी प्रकृति कैसी है? उदासीन। जैसे जैसे हम 7 से बच्चों 0 की तरफ आते हैं, अम्लीय प्रकृति जो है वो बढ़ती जाती है। तो 7 से जब हम इस तरफ आएंगे तो अम्लीय प्रकृति में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ? एक विलयन है बच्चों जिसकी पीएच का मान कितना है? 6 है, और दूसरा विलयन है जिसकी पीएच का मान है 2। तो हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा विलयन अधिक अम्लीय है, तो बच्चों हमें संख्या पे नहीं जाना, संख्या के हिसाब से नहीं देखना, हमें गणित के हिसाब से कि 2 है तो वो कम होगा और जो 6 है वो ज्यादा होगा। हमें क्या करना है कि जितना वो अंक 0 के नजदीक है वही ज्यादा अम्लीय होगा। तो 2 देखिए आप, 2 तो यही आ जाएगा आपके, जबकि 6 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो 0 के नजदीक कौन सा अंक हो गया? 2। इसलिए जिस विलयन की पीएच का मान 2 होगा वो विलयन ज्यादा अम्लीय होगा। किसकी तुलना में? 6 वाले की तुलना में। तो जैसे जैसे हम 7 से इस तरफ खिसकते हैं 0 की तरफ, अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होती है। इसी प्रकार यदि हम 7 से इस तरफ खिसकेंगे बच्चों 14 की तरफ, तो क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होगी। यानी अगर इसको भी अपन उदाहरण से समझें, एक विलयन है जिसकी पीएच है 9 और दूसरा विलयन है जिसकी पीएच है बच्चों 11, और अब पूछा जाए कि किसकी प्रकृति जो है वो कौन सा विलयन अधिक क्षारीय होगा, तो अब देखिए हम 7 से किसकी तरफ खिसक रहे हैं? 14 की तरफ। 14 वाला हमें ध्यान रखना है प्रबल क्षार है, तो जो भी अंक 14 से निकट पड़ता होगा वही क्या होगा? क्षारीय ज्यादा होगा। तो 11 14 के ज्यादा पास है 9 की तुलना में, इसलिए 11 पीएच वाला पदार्थ ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा। 0 से लेकर बच्चों 14 तक जब हम जाते हैं, तो अगर हमसे हाइड्रोजन आयन की बात पूछेंगे तो हम इस तरह से कुछ रेखा खींच सकते हैं। ये देखिए, अगर हम पीएच 0 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमको बताता है बच्चों हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यानी जब हम 0 पीएच से लेकर 14 पीएच की तरफ जाते हैं तो जिस विलयन की पीएच 0 है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मान ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी सांद्रता जो है वो कम होती जाती है। और जो नीचे वाला हिस्सा है बच्चों वो आपको OH आयन की सांद्रता बता रहा है, जिसके लिए H आयन का मान ज्यादा होगा, यानी अम्लीय पदार्थ OH आयन का मान उसके लिए कम होगा। अब ये धीरे धीरे देखो OH आयन की सांद्रता पहले कम थी, धीरे 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 जो है वो बढ़ती जा रही। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, अब देखिए ये इतनी अधिक थी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी थी बच्चों? ये आपको ग्राफ से दिख रहा है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो इतनी ज्यादा है, और जबकि इसकी पीएच का मान अगर हम देखें तो क्या है? 0। तो इस प्रकार हाइड्रोजन आयन और पीएच में दोनों में संबंध हो गया। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसकी पीएच का मान बच्चों क्या होगा? कम होगा। आप ये उतार लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ऊपर से थोड़ा सा मिटाएं। यदि हमसे संक्षेप में कहने के लिए कहा जाए तो बच्चों हम क्या कहेंगे कि यदि pH का मान, pH किसके बराबर है बच्चों? 7 के बराबर है, तो वो विलयन कैसा होगा? उदासीन। उसकी प्रकृति कैसी होगी? उदासीन। जबकि यदि pH का मान क्या होगा? 7 से कम। ये चिन्ह आपको ध्यान है, गणित में आप काम में लेते हो, ग्रेटर देन, लेसर देन। इसमें बच्चों जो खुला हुआ हिस्सा होता है वो राशि बड़ी होती है, यानी 7 बड़ा है, और ये बंद हिस्सा pH की तरफ है, यानी pH क्या है? 7 से कम। इसका मतलब क्या है? 7 से कम। तो विलयन कैसी प्रकृति रखेगा? अम्लीय। और यदि हमारे विलयन की pH 7 से क्या है? ज्यादा है। खुला हुआ हिस्सा किसकी तरफ है? pH की तरफ। 7 से अधिक, तो वो विलयन बच्चों होगा क्षारीय प्रकृति का। उदासीन विलयन के लिए pH का मान 7, अम्लीय विलयन के लिए pH का मान 7 से कम, और इसी प्रकार क्षारीय विलयन के लिए pH का मान 7 से ज्यादा होगा। अब हम कुछ ऐसे पदार्थों की बात करें बच्चों जिनके pH मान हमें हमारी पुस्तक में दिए गए हैं। कुछ पदार्थों के pH मान। बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था कि आपको पदार्थ दे दिए गए और पूछा गया कि कौन सा पदार्थ अधिक अम्लीय होगा। तो वो हम किस आधार पर बता पाएंगे बच्चों? यदि हमें उनके pH मान पता होंगे तो हम आसानी से बता पाएंगे। जैसे आप देखिए जठर रस जो कि हमारे आमाशय में बनता है, जठर रस की pH होती है बच्चों लगभग 1.2। नींबू का रस, उसकी pH का मान है लगभग 2.2। इसी प्रकार शुद्ध जल, शुद्ध जल यानी कि आसुत जल जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियां नहीं हो, ऐसा जल उसकी pH होती है बच्चों 7। यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय, क्षारीय या उदासीन? यहां देखो कैसी होगी इसकी प्रकृति? उदासीन। हमारे शरीर में जो रक्त है उसकी pH का मान है बच्चों 7.4। इसी प्रकार एक पदार्थ है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी pH है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी pH का मान है बच्चों 14। इसके साथ ही साथ इन मानों को आप नोट कर लें। इनके साथ में बच्चों हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रबल अम्ल अब कौन सा हो जाएगा pH के आधार पर? प्रबल अम्ल वो होगा जो अधिक मात्रा में H आयन दे। प्रबल अम्ल हम उसे मानेंगे जो अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन देता हो। इसी प्रकार यदि वो कम मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन दे तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? दुर्बल अम्ल। कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे, तो जो पदार्थ, जो अम्ल अधिक मात्रा में हमें हाइड्रोजन आयन देगा उसे हम प्रबल अम्ल मानेंगे।
जबकि जो हमें कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा उसे हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार हम प्रबल क्षार किसे कहेंगे, क्योंकि बच्चों क्षार की प्रकृति क्या होती है कि क्षार जो है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं जलीय विलयन में। देते हैं क्या? नहीं देते। क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो क्षार की क्या प्रकृति है? अम्ल की तो ये प्रकृति होती है हाइड्रोजन आयन देता है, देता तो है हाइड्रोजन आयन। अब अगर अधिक मात्रा में दे रहा है तो प्रबल अम्ल, कम मात्रा में दे रहा है तो दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षार प्रबल कब कहलाएगा? जब वो अधिक मात्रा में OH आयन दे। और इसी प्रकार अब आपको समझ में आ गया होगा, दुर्बल क्षार वो कब कहलाएगा? जब वो कम मात्रा में OH आयन दे। आप ये उतार लें। छोटे से ब्रेक का समय हो रहा है बच्चों। पहले हमने बात की थी कि विलयन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन कब कहलाएगा? पीएच के आधार पर। फिर आगे हमने बात की है कि कुछ पदार्थ कितनी पीएच रखते हैं, ये मान बच्चों निश्चित होता है। और तीसरी बात हमने यहाँ की है कि अम्ल को प्रबल और दुर्बल किस आधार पर कहेंगे। इसी प्रकार क्षार को हम प्रबल और दुर्बल किस आधार पर कहेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि प्रबल अम्ल के उदाहरण, दुर्बल अम्ल के उदाहरण और इसी प्रकार क्षारों के उदाहरण कौन कौन से हैं, क्योंकि वो भी बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है। उम्मीद है बच्चों उतार लिया होगा आपने इतना। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं उसके बाद।
फिर से आपका विज्ञान की क्लास में आगे बात करते हैं बच्चों। हम दैनिक जीवन में भी क्या इस पीएच का महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। बच्चों, यदि हम ये बात करें कि जो फसल है, फसल के लिए भी बच्चों एक निश्चित पीएच जो है वो निर्धारित होती है। कुछ फसलें जो होती हैं उनके लिए जो मिट्टी चाहिए उनमें क्षारीयता का मान ज्यादा होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ कुछ फसलों की वृद्धि करने के लिए मिट्टी को कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा अम्लीय प्रकृति का होना चाहिए। तो किसान क्या करेगा, उसको चाहिए कि वो अपने मिट्टी की जांच करवाएगा और जब उसके बाद उसकी पीएच का पता होने से फिर वो उसके हिसाब से फसल अगर बोएगा तो निश्चित रूप से उसे उपज भी मनचाही मिलेगी। तो इसलिए दैनिक जीवन में अगर हम पीएच का महत्व देखें बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि फसल भी एक निश्चित पीएच पर होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया, फसलों के लिए निर्धारित पीएच होती है। और जब किसान को ये पता चल जाएगा कि मेरी मिट्टी जो है वो मुझे थोड़ी अम्लीय चाहिए लेकिन वो अम्लीय नहीं है इतनी, तो उसे उसके हिसाब से उसमें पदार्थ मिलाने पड़ते हैं। दूसरी बात हम ये करें बच्चों कि हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, वो भी एक निश्चित पीएच पर काम करता है। 7 से लेकर 7.8 पीएच मान के मध्य हमारा शरीर काम करता है। तो दूसरी बात अगर हम दैनिक जीवन में महत्व की कर रहे थे, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास में काम करता है। तीसरी बात अगर हम करें बच्चों, हमारे शरीर के पाचन तंत्र में एक अंग है आमाशय। उसमें बच्चों एक अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम पार्ट 6 का अध्ययन करेंगे तो हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम इतनी बात करते हैं कि हमारे उदर यानी पेट में अम्ल उत्पन्न होता है, लेकिन जब इस अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, सामान्य से अधिक हो जाती है, तो व्यक्ति को जलन, एसिडिटी का अनुभव होता है। उससे निजात पाने के लिए, उसे दूर करने के लिए बच्चों व्यक्ति को क्या दिया जाता है, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल का मतलब क्या होगा, जो उस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दे। तो उसके लिए भी व्यक्ति को एक प्रति अम्ल दिया जाता है, एक दुर्बल क्षारक उसे दिया जाता है। तो यहां पर पीएच का महत्व कैसे हुआ कि पेट में अम्ल की अधिकता को दूर करने के लिए, पेट में अम्ल की अधिकता को दूर करने के लिए या दूर करने हेतु प्रति अम्ल, प्रति अम्ल का एक उदाहरण है बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका एक और नाम है, क्या कहते हैं जिसे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी अभी जिसकी पीएच अपन ने अध्ययन की थी ना, पीएच का मान 10 होता है जिसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट में अम्ल की अधिकता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल का उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या इसका दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, काम में लेते हैं।
चौथी बात अगर हम करें बच्चों, यदि हमारे मुंह का पीएच भी 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दंत क्षय, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर हमारे दांत जो हैं वो खराब होने लगते हैं। दांतों पर बच्चों एक परत होती है इनेमल की, जो इनेमल बहुत यानी सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर में जितने पदार्थ उपस्थित हैं उनमें सर्वाधिक कठोर पदार्थ है ये इनेमल। लेकिन वो भी पीएच का मान अगर इतना कम हो जाता है तो उसके बाद उसका भी क्षरण यानी वो भी खराब होने लग जाता है। अब इससे बचा कैसे जाए बच्चों, इसके लिए हम क्या करें? दो काम कर सकते हो आप। एक तो जब भी आप कुछ खाते हैं उसके बाद आप अच्छे से मुंह को साफ करें, कुल्ला करें। और दूसरी बात, आप जो दंत मंजन काम में लेते हैं बच्चों, उसकी प्रकृति, क्योंकि ये खराब कब हो रहे हैं? जब हमारा मुंह का स्वाद कैसा हो रहा है? अम्लीय। तो हम जो टूथपेस्ट काम में ले रहे हैं, जो दंत मंजन हम काम में ले रहे हैं बच्चों, वो कैसा लें? जिसकी प्रकृति कैसी हो? क्षारकीय हो। तो हम क्षारकीय प्रकृति वाला दंत मंजन काम में लें। साथ ही साथ हर बार कुछ भी जब खाते हैं उसके बाद हम अच्छे तरीके से कुल्ला जरूर करें, मुंह अपना जरूर साफ करें, तो हम अपने दांतों को खराब होने से बचा सकते हैं। इसी क्रम में यदि हम आगे बात करें, अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल का पीएच, वर्षा जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। कि वर्षा के साथ, बारिश के साथ अम्ल भी नीचे गिर रहा है। तो उस वर्षा के जल का पीएच यदि नापा जाए तो वो 5.6 से कम आएगा, तो उस वर्षा को बच्चों हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये वर्षा जो है बच्चों नुकसानदायक होती है, इसके कुप्रभाव हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वर्षा का जल बह करके, कौन सा जल? जिसमें अम्ल मिला हुआ है, जब बारिश होगी तो ये पानी भूमि में जाए तो में वृद्धि कर देगा, नुकसान होगा। अगली बात अगर हम देखें, ये पानी बह करके यदि हमारे आसपास के जल स्रोतों में जाएगा, नदी है, तालाब है, बावड़ी है, उसमें जाकर के यदि मिल रहा है बच्चों ये पानी, तो वहां जाकर के पानी में कौन रहते हैं? जलीय जीव जंतु रहते हैं। तो उनको भी वो पानी जो है वो जीवन के लिए हानि साबित होगा, क्योंकि अब वर्षा का जल केवल साधारण पानी ना होकर के अब उसमें क्या मिला हुआ है बच्चों? अम्ल के अंश भी उपस्थित हैं। तो जलीय जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक होगा। इसी प्रकार यदि ये हमारी त्वचा के संपर्क में आएगा पानी, तो त्वचा संबंधी रोगों को उत्पन्न करता है। तो आपसे एक बार प्रश्न ये पूछा गया है बच्चों बोर्ड में कि अम्लीय वर्षा क्या होती है, और इसके कोई भी आप 2 कुप्रभाव लिखिए। तो हम कम से कम 2 तो ध्यान कर ही लें इस अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव। पहली बात अगर हम करें, जलीय जीवों को क्षति, क्षति यानी नुकसान पहुंचता है। जलीय जीवों को क्षति पहुंचती है। और दूसरी बात हम ये कहें
त्वचा संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। कुप्रभाव तो और भी हैं। यदि ये किसी भवन या इमारत पर गिरेगी तो उसको कमजोर बनाएगी, पुल पर गिरेगी ये अम्लीय वर्षा तो पुल को हमारे कमजोर बनाएगी। मिट्टी की बात हमने आपको बताई दी कि हमारी उपज पर भी ये हानिकारक प्रभाव डालेगी। तो इस प्रकार हम कम से कम 2 तो अध्ययन कर ही लें कि जलीय जीवों को क्षति पहुंचाएगी अम्लीय वर्षा, और दूसरी बात त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। एक बार दोहरा लें सारे पॉइंट। दैनिक जीवन में हम पीएच के महत्व की बात कर रहे थे। सबसे पहली बात थी हमने बच्चों फसलों के लिए की थी कि फसलों के लिए ये निर्धारित पीएच होती है, उस पर हमारी उपज जो है वो निर्भर करती है। दूसरी बात हमने की कि हमारा शरीर एक निश्चित पीएच परास में काम करता है, 7 से लेकर 7.8 के मध्य। तीसरी बात हम कर रहे थे कि पेट में जब अम्ल की अधिकता होती है, अधिक मात्रा में अम्ल बनता है, और ये अम्ल अधिक मात्रा में क्यों बनता है बच्चों? क्योंकि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो लंबे समय तक भूखे पेट रह रहा है तो उस स्थिति में अम्ल जो है वो अधिक मात्रा में बनने लगता है। तो पेट में अम्ल की अधिकता को दूर करने के लिए बच्चों एक प्रति अम्ल काम में लिया जाता है। प्रति अम्ल का उदाहरण है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी है। मुंह की बात कर रहे थे हम कि यदि मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो उस स्थिति में हमारे दांतों के ऊपर जो परत है एक इनेमल की वो खराब होने लगती है। इसका बचाव भी हमने आपके साथ अभी बात की कि बचाव 2 तरीके से हो सकता है बच्चों। या तो हम क्या करें, क्षारकीय दंत मंजन काम में लें, और साथ ही साथ हमें सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश करने के साथ ही साथ हर बार जब भी हम कुछ खाते हैं उसके बाद मुंह जरूर कुल्ला करके धोना चाहिए। अगली बात हम कर रहे थे अम्लीय वर्षा की कि वर्षा का जल जब उसकी पीएच 5.6 से कम हो जाती है बच्चों तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इस अम्लीय वर्षा के 2 कुप्रभाव हमने अभी बात की। नंबर 1 जलीय जीवों को क्षति पहुंचती है, और नंबर 2 त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक पॉइंट और ले सकते हैं बच्चों हम इसमें दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के लिए कि कुछ ऐसे जंतु हैं जो अपनी रक्षा के लिए इसको प्रयोग करते हैं। मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी है, चींटी है, इन सब के जो चींटी काटती है बच्चों तब भी हमें जलन का अनुभव होता है, मधुमक्खी काटती है तब भी हमें जलन का अनुभव होता है। तो ये जो जानवर हैं बच्चों अपनी आत्मरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं, अम्ल का ये अम्ल छोड़ते हैं हमारी त्वचा पर। तो चींटी मधुमक्खी का आत्मरक्षा जब भी बच्चों मधुमक्खी काटती है तो उस स्थान पर वो एक अम्ल छोड़ देती है। अब हमें क्या होता है बच्चों, जलन का अनुभव होता है। अब उसकी जलन को कम करने के लिए बच्चों, चूंकि हमें ये पता है कि ये कौन सा प्रकृति का पदार्थ छोड़ रही है, अम्लीय पदार्थ छोड़ रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, उस प्रभाव को कम करने के लिए उस पर बेकिंग सोडा लगाएंगे, जिससे उसके अम्ल वाले प्रभाव को खत्म किया जा सकता है। तो जब भी मधुमक्खी काटती है बच्चों, जलन क्यों होती है? क्योंकि वो अम्ल छोड़ती है, और उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पर बेकिंग सोडा के बारे में भी हमें आगे बात करनी है इसी पाठ में। अभी आप नाम सुन लें, बेकिंग सोडा लगाना चाहिए ताकि उसके जलन को कम किया जा सके। मधुमक्खी के काटने की जगह पर हमें बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा लगाना चाहिए।
इसी प्रकार बच्चों जब चींटी भी काटती है तो जलन हमें इसी कारण होती है क्योंकि वो एक अम्ल छोड़ती है, मेथेनोइक अम्ल। एक और इसके अंदर बात है, लेकिन वो कोई जीव नहीं है, एक पादप है, एक पौधा है, नेटल। नेटल क्या है बच्चों? एक शाखीय पादप, छोटा सा पौधा है। इसके भी बच्चों छोटे छोटे से बाल होते हैं इस पौधे के। इन बालों में भी क्या होता है बच्चों? बिल्कुल डंक जैसा दर्द होता है जब ये त्वचा के संपर्क में आते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है पौधा? अपनी रक्षा करने के लिए ये पदार्थ जो है वो छोड़ता है, अम्लीय पदार्थ ये छोड़ता है। कुछ ऐसे उदाहरण आप देखिए जिनमें उपस्थित अम्ल कौन सा है वो हमें बताना है। कुछ प्राकृतिक पदार्थ, यहां तो हम लिख लेंगे बच्चों पदार्थ का नाम, पदार्थ कौन सा है और उसमें उपस्थित अम्ल कौन सा है। फटाफट हम ये वाली बात सुनेंगे क्योंकि अब समय फिर आगे हमें इजाजत नहीं देगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले नींबू का रस, उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक अम्ल। दूसरी बात हम करें दही, दही में लैक्टिक अम्ल। तीसरी बात हम करें सिरका, सिरके में है एसिटिक अम्ल। नींबू का रस, संतरा, इन सब में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, और जो चींटी का डंक है बच्चों, चींटी का डंक, उसमें मेथेनोइक अम्ल। इस प्रकार हमने कुछ उदाहरण की बात की जिसमें हमें कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं उनका पता चल रहा है। लिख लें आप। नींबू का रस, सिट्रिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल और चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। एक लास्ट छोटी सी बात के साथ ही आज का टॉपिक अपन खत्म करेंगे बच्चों। हम कुछ ऐसे उदाहरण देख लेते हैं जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के हैं। प्रबल अम्लों के दो उदाहरण यदि पूछा जाए हम तो वो आसानी से लिख सके। इसी प्रकार प्रबल क्षार के हमसे पूछे जाए तो वो उदाहरण हम आसानी से लिख सके। तो हम दो दो उदाहरण की बात बच्चों हर श्रेणी में कर लेते हैं।
देखिए प्रबल अम्ल हमने उसे कहा था जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो आप दो उदाहरण इसमें लिख लीजिए बच्चों, HCl और दूसरा H2SO4। यहां अपन इसके नाम भी लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसी प्रकार H2SO4 का नाम है बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। यदि हम दुर्बल अम्ल की बात करेंगे बच्चों, ये दोनों तो क्या करते हैं, हमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जबकि यदि हम दुर्बल अम्ल की बात करेंगे बच्चों, तो एक उदाहरण हमें याद करना है HCN, जिसका नाम है हाइड्रोसायनिक अम्ल। बोर्ड में ये भी प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए। शीघ्रता से देखेंगे। दूसरा दुर्बल अम्ल है CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार हम क्षार की भी बात कर लेते हैं, NaOH, ये एक प्रबल क्षार है। और इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है KOH, ये भी एक प्रबल क्षार है। NaOH का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी प्रकार KOH में सोडियम की जगह अब आपको लगा देना है पोटेशियम, पोटेशियम, और पीछे आप लगा देंगे हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक में MgOH ब्रैकेट बंद 2, MgOH होल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब है दो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। और दूसरा है बच्चों NH4OH, इसका नाम है अमोनियम, और पीछे लगा देंगे आप हाइड्रोक्साइड। इसका क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा था। तो एक बार पुनः देख लें, प्रबल अम्ल के दो उदाहरण हमसे पूछे जाएंगे बच्चों, तो हम HCl और H2SO4 ये दो उदाहरण लिख लेंगे। दुर्बल अम्ल के जहां पूछे जाएंगे HCN और CH3COOH। प्रबल क्षार के उदाहरण में बच्चों NaOH और KOH। इसी प्रकार दुर्बल क्षार में दो उदाहरण हमने पढ़े हैं, MgOH होल ट्वाइस और NH4OH। लिख लें आप फटाफट, कक्षा खत्म होने का समय होता जा रहा है, लगभग हो ही चुका है। अगली कक्षा में बच्चों जब हम मिलते हैं तो हम चर्चा करते हैं कि जो अंश आज हमने पढ़ा है, क्योंकि आज संभव नहीं था ये, बोर्ड में पिछले 4-5 सालों में आए हुए प्रश्नों को, इस अंश से जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, नोट करेंगे, और उसके बाद हम लवण की बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आगे चलेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।